हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक हैं आप लोग? आज हम पाइथन का लेक्चर 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और क्यों ये ज़रूरी होते हैं और क्या पर्पस होता है इनको यूज़ करने का कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हम जो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन के अंदर हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमें बिल्ट इन बना के दिए हैं पाइथन ने। उसकी जो एक बेस इंस्टॉलेशन होती है पाइथन की, उसके अंदर वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। उनमें से जो पहला डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, उसको हम स्टडी करेंगे और उसके हम प्रोग्राम्स भी राइट करेंगे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बुनियादी चीज़ ये समझ लेते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव में भी, और अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और बन रहे हैं तो इसका इन डेप्थ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का नहीं पता, उसकी नॉलेज नहीं है और आप कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो इनएफिशिएंट बनेंगे। और जब आप प्रोग्राम राइट करेंगे तो उस वक्त आप एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे प्रोग्राम बनाते हुए। डेफिनेटली आपका प्रोग्राम कुछ अरसे तक तो चलेगा, लेकिन जैसे ही वर्कलोड इंक्रीज होगा सिस्टम के ऊपर और कंकरेंट यूजर्स आएंगे और ज़्यादा यूज़र का लोड इंक्रीज होगा, तो आपका प्रोग्राम में भी पॉसिबल हॉल्ट हो जाए और वो उस तरह से परफॉर्म ना करे, स्लो हो जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अच्छे डेटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन और ये पता होना कि हम क्या डेटा स्ट्रक्चर किस सिनेरियो में यूज़ करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसकी नॉलेज होना, इसका कॉन्सेप्ट होना, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट कर रहे हैं और बना रहे हैं तो ये इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ये स्टडी करते हैं कि जी डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते क्यों हैं, और जब हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिसको कि हम बनाकर और कोई चीज़ अचीव कर रहे होते हैं या हासिल कर रहे होते हैं। हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो भी हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें वो टास्क चाहे हमें हमारे एम्प्लॉयर्स की तरफ से मिलता है या कोई रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम होता है। लेट से रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, लेट से एक बैंकिंग मैनेजमेंट का सोल्यूशन बना रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सोल्यूशन बना रहे हैं, कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सोल्यूशन बना रहे हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, किसी एचआर डिपार्टमेंट का आप पेरोल सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, कोई लेट से इनड्राइव जैसी, करीम जैसी, या फिर जो है वो उबर जैसी जो है कोई आप जिसे कहते हैं ना कि ड्राइविंग ऐप बना रहे हैं। ठीक है, कि रेंट अ कार उस पर आप कर सकते हैं। तो ये सारे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं जिनको कोई एआई की प्रॉब्लम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई क्लासिकल एआई की एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो ऑल दीज आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हमारे सामने एज अ चैलेंज आ रहे होते हैं। तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं जी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू ये हमारे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं हमारी एप्लीकेशंस के थ्रू, हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, ये किस तरह से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उनके इंटरनल क्या हो रहा होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कर रहा होता है, वो डेटा को स्टोर कर रहा होता है, डेटा को रिट्रीव कर रहा होता है, डेटा को सॉर्ट कर रहा होता है और डेटा को डिस्प्ले कर रहा होता है, और डेटा को आपके सामने एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा होता है। यही काम होता है ना कंप्यूटर प्रोग्राम का। इनपुट लेता है, इनपुट भी डेटा ही होता है। वो वॉइस की फॉर्म में भी इनपुट हो सकता है अगर आप माइक के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, वो वीडियो के फॉर्म में भी इनपुट हो सकता है अगर आप वीडियो कैमरे की फॉर्म में इनपुट ले रहे हैं। वो सिंपल आपके कीबोर्ड से भी आप एंटर कर सकते हैं। आप लेट से कोई भी न्यूमेरिक डेटा इनपुट ले रहे हैं, कोई करेक्टर डेटा इनपुट ले रहे हैं, इनपुट लेते हैं डेटा को। जब इनपुट लेते हैं तो उसको कहीं स्टोर करते हैं। मे बी पॉसिबल आपने एक टेम्पररी वेरिएबल्स क्रिएट किए। अभी लास्ट लेक्चर के अंदर जो है, हमने जो सेकंड लेक्चर पाइथन का था उसके अंदर हमने स्टडी की है ना डेटा टाइप्स। हमने डेटा टाइप्स को स्टडी किया है, हमने वेरिएबल्स को स्टडी किया कि वेरिएबल टेम्पररी स्टोरेज कंटेनर होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप का डेटा जो अपने अंदर स्टोर करते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। तो वो जो इनपुट डेटा होता है वो उसी को स्टोर कर रहे होते हैं अपने अंदर। अगर मैं न्यूमेरिक इनपुट ले रहा हूँ तो न्यूमेरिक डेटा टाइप,
का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और उसमें वो डेटा स्टोर कर लूंगा। अगर मैं कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूं तो मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और उसमें स्टोर कर लूंगा। अगर मैं फ्लोट इनपुट ले रहा हूं तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल लूंगा और उसमें स्टोर कर लूंगा। यही काम कर रहे होते हैं ना। अब ये तो चीज हो गई कि जी हमें ये फंडामेंटल समझ में आ गया, बुनियादी कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो डेटा इनपुट लेते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टिंग, प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ रिट्रीवल, प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ इंसर्शन, प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन। ये सारे डेटा की प्रोसेसिंग के मेथड और ऑपरेशंस हैं जो कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद जब वो डेटा प्रोसेस हो जाता है तो जो भी हमारा एंड यूजर है, जिसने भी उस प्रोग्राम को चलाया है, जिसके लिए भी हमने ऐप बनाई है, उसको वो डेटा एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हम डिस्प्ले कर देते हैं। वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, वो रिपोर्ट की फॉर्म में पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं, वो उस डेटा को कंपाइल करके ईमेल भी कर सकते हैं, उस डेटा को कंपाइल करके एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट फिर फॉर्मेट्स हैं जिनके थ्रू आप वो डेटा को एज अ आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं। मेन चीज है डेटा, डेटा की प्रोसेसिंग। यही कंप्यूटर प्रोग्राम का मकसद होता है, यही इसी के लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे होते हैं। और डेटा की प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? ताकि हम इंफॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, ताकि हम डिसीजन ले सकें, ताकि हम फैसला कर सकें कि इस डेटा की बुनियाद पे जो मैंने अभी प्रोसेस किया है, मेरे प्रोग्राम ने क्या डिसीजन लेना है, मेरी मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसीजन लेना है, क्या ये 4 स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट में बनने चाहिए कि नहीं, बेस्ड ऑन दिस डेटा जो मैंने कंपाइल किया है, क्या इस डिस्ट्रिक्ट में, इस विलेज में, इस सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स मजीद बनने चाहिए कि नहीं, जो कि मैंने डेटा कंपाइल किया उसकी बेस पे। तो ये सारी चीजें कहां से ड्राइव होती हैं? डेटा से ड्राइव होती हैं। अगर ये बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फिर हम एक स्टेप आगे चलते हैं और अब ये समझते हैं कि ये जो डेटा हमारे पास इनपुट होता है, हमारा प्रोग्राम किस तरीके से इसको स्टोर करता है, किस तरीके से इसको स्टोर करता है, ताकि उस पर एफिशिएंट वे में डेटा की प्रोसेसिंग को अप्लाई किया जा सके। ठीक है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था, विजिट किया था, वो हमने डेटा टाइप्स को देखा था कि इंटीजर डेटा टाइप होती हैं, फ्लोट डेटा टाइप होती हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप होती हैं, बूलियन डेटा टाइप्स होती हैं। ये हमने प्रिमिटिव्स पढ़े थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास यही हैं जो कि हमारे पास पाइथन में मौजूद है। ठीक है। अब हम आते हैं आगे एक स्टेप और। ये तो हो गई जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गई। इसके अलावा ये भी डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर है यानी कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीकेकार हैं कि मैंने इंटीजर फॉर्मेट में डेटा को रखा हुआ है, मैंने कैरेक्टर फॉर्मेट में डेटा को रखा हुआ है, मैंने बूलियन फॉर्मेट में डेटा को रखा हुआ है, मैंने फ्लोट फॉर्मेट में डेटा को रखा हुआ है। ये सारा स्ट्रक्चर कहलाता है ना, जो कि मेमोरी में बनता है, रैम में बनता है आपके पास। अब कुछ हैं जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनको मोर और लेस डेटा टाइप भी कह सकते हैं, उनको डेटा स्ट्रक्चर भी। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है रैम के अंदर, आपका प्रोग्राम डेटा को कैसे राइट कर रहा है, स्टोर कर रहा है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, डिस्क के अंदर, जो भी स्टोरेज कंटेनर आपके पास लगा हुआ है उसके अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर आप डेटा को रैंडमली रखेंगे तो सर्च करना उतना मुश्किल होगा। अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करके सॉर्ट करके रखेंगे तो सर्च करना उतना आसान होगा। होता है ना, ऐसे ही अभी हम अगर फर्ज करें, मैं इसको आप एक आम जिंदगी के एग्जांपल से समझ लें। आपको मैं अगर एक बॉक्स दूं और उसके अंदर मैं 2 टाइप के आपको मैं, बल्कि 3 टाइप के मैं आपको वो दे दूं, इसमें टॉय दे दूं। कुछ का कलर जो है वो ब्लू कलर के टॉयज हों, कुछ येलो कलर के हों, कुछ रेड कलर के हों, और सबको मैं मिक्स करके रैंडम ऑर्डर में प्लेस करके उस बॉक्स में रख दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसमें बताओ कि कितने येलो हैं और कितने ब्लू हैं और कितने रेड हैं। आपको मुश्किल होगी काउंट करने में। जब आपको मुश्किल होगी क्योंकि आपका ब्रेन को बहुत रैंडमली स्विच करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। कभी वो ब्लू को सर्च कर रहा होगा, कभी वो रेड को सर्च कर रहा होगा, कभी वो येलो को सर्च कर रहा होगा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स भी हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स खुद से कुछ नहीं करते, प्रोग्राम्स होते हैं जो उनसे कुछ करवाते हैं, डिसीजंस करवाते हैं। आपके प्रोग्राम को भी ये प्रॉब्लम होगी अगर रैंडम ऑर्डर में डेटा रखा होगा कि वो कभी जंप करेगा काउंट करने के लिए ब्लू टॉयज को, कभी वो जंप करेगा काउंट करने के लिए रेड टॉयज को, कभी वो जंप करेगा काउंट करने के येलो टॉयज को। लेकिन अगर यही डेटा मैं एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, एक सॉर्टेड वे के अंदर रख के दे दूं उसको, तो उसको आसानी हो जाएगी ना काउंट करना। जिस तरह एक इंसान को आसानी हो जाएगी अगर मैं इंसान को वो बॉक्स में दूं सॉर्ट करके, ये ब्लू वाले टॉयज एक ही लाइन के अंदर, ये एक लाइन के अंदर येलो टॉयज आ गए, एक लाइन के अंदर रेड टॉयज आ गए, तो फौरन से काउंट करके बता देगा। क्या हुआ? उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। ये है जो पॉइंट जिसको हमने नोट करना है। तो अगर डेटा के स्ट्रक्चर को आपने एक बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके डेटा को रखा हुआ है, एक प्रॉपर वे के अंदर डेटा को रखा हुआ है,
तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, एफिशिएंटली डेटा को एक्सेस करेगा, डेटा पे मुख्तलिफ किस्म की डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस अप्लाई करेगा, उसमें डेटा को इंसर्ट करना आसान होगा, डेटा को सर्च करना आसान होगा, डेटा को सॉर्ट करना आसान होगा, डेटा को रिट्रीव करना आसान होगा। सब किस पे बेस करता है, डेटा स्ट्रक्चर पे, कि आपने किस तरह से स्ट्रक्चर किया अपने डेटा को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो फिर हमारे पास हम अपने डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग, ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा, स्ट्रक्चरिंग योर डेटा इन अ वे कि आपका प्रोग्राम एफिशिएंटली उस डेटा को एक्सेस कर सके, राइट कर सके उस डेटा के अंदर, प्रोसेस कर सके उस डेटा को, सॉर्ट कर सके उस डेटा को, सर्च कर सके उस डेटा को। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरे ऑपरेशंस मैंने आपको बताए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मैंने आपको बताई, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। अब हमारे पास अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो है वो दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हम मेजॉरिटी में देखते हैं। ठीक है जी, वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो हमारे पास हमें ये देखने की जरूरत है कि दो टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर हैं उसमें एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं हम उसको, कैटेगराइजेशन ऐसे, बल्कि सबसे पहले बिगर पिक्चर में तो हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में ब्रेक करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को। प्रिमिटिव में हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं पाइथन की या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये मैं इन जनरल आपको बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अप्लाई होगा, चाहे आप सी में काम कर रहे हो, चाहे आप जावा में काम कर रहे हो, चाहे आप टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, चाहे आप पाइथन में कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो, वहां पर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स यही होंगे। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स तो वो होते हैं कि जो आप नॉर्मल डेटा टाइप्स आप अपनी क्रिएट करते हो, जो आपको लैंग्वेज देती है बाय डिफॉल्ट। अगर इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए आईएनटी देती है, स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर देती है, बूलियन के लिए आपको बूलियन डेटा टाइप देती है, फ्लोट के लिए फ्लोट देती है। ठीक है, अब आते हैं वो जो कि प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव कौन से हैं, यानी कि जिनको लैंग्वेज ने हमें बना के नहीं दिया हुआ। मतलब वो ये होता है कि वो उसके बुनियादी फंडामेंटल डेटा टाइप्स नहीं होती हैं, बल्कि वो ड्राइव्ड डेटा टाइप्स कहलाती हैं। नॉन प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, जो ड्राइव्ड डेटा टाइप्स होती हैं, जो कि इन्हीं फंडामेंटल टाइप्स से मिलाकर बनती हैं, इनसे ड्राइव हुई भी होती हैं, या इनको एक खास तरतीब के अंदर, एक खास स्ट्रक्चर के अंदर कंपोज करके ये बनाई जाती हैं, ये नॉन प्रिमिटिव्स होती हैं। ठीक है जी, अब नॉन प्रिमिटिव्स में अगर हम आते हैं तो हमारे पास दो टाइप की हमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो हमारे पास फिर कैटेगरीज फर्दर होती हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक का कॉन्सेप्ट आता है, कि लीनियर भी स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, उनको हम फिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि एक दफा आप डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके बाद आप उसके अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिलीट ये नहीं कर सकते। फर्ज करें अगर आपने कहा कि मैंने एक एरे ली है, वो 10 एलिमेंट्स की एक एरे है, एक एरे डिक्लेयर की मैंने लेट से यहां पर, और ये मैंने 10 एलिमेंट्स की, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी के अंदर रैम में क्या होगा, 10 लोकेशंस बन जाएंगी, 1 से लेके और 10 तक, बल्कि ये जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है, तो ये 0 से लेके 9 तक कहलाएगा, तो ये टोटल 10 एलिमेंट्स ही बनेंगे। ये मेरी रैम के अंदर 10 लोकेशंस बन गई, 0 to 9 10। ठीक है, तो ये मेरे ये फिक्स्ड है, अब ये नंबर चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं इसमें जो है वो मैं इसको इंक्रीज कर लूं, रैम के साइज को, जो कि मैंने एरे 10 को दिया है, मैं इसको कर लूं रैम 0 to 11, तो ये नहीं हो पाएगा। या 0 to 10 कर लूं, 11 एलिमेंट कर लूं, या 12 एलिमेंट कर लूं, या 13 एलिमेंट कर लूं, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टैटिक, ये चेंज नहीं होता। एक दफा डिफाइन कर दिया आपने प्रोग्राम में, तो बस अब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब तक प्रोग्राम की लाइफ है। हाँ, आप दोबारा से प्रोग्राम को मॉडिफाई करें, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दें, यहां से इस फिक्स स्ट्रक्चर को आप 11 कर दें या 12 कर दें, तो अब चेंज हो जाएगा, अब ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्राम को पहले टर्मिनेट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, प्रोग्राम के सोर्स कोड के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके उसकी वो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड व्हाट, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी लीनियर के बाद हमारे पास आते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। कौन, बल्कि नहीं, लीनियर के अंदर हम डायनेमिक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो अब हम ये देखते हैं कि जी डायनेमिक लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं और उनको हम डायनेमिक क्यों कह रहे हैं। देखें, लीनियर डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यूज है। ठीक है, ये वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं डायनेमिक, हम इनको इसलिए कह रहे हैं कि ये रन टाइम के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और रन टाइम के ऊपर श्रिंक भी हो जाते हैं, यानी कि इनका ये चेंजेबल होता है, इनका साइज। ये डायनेमिकली ग्रो भी कर सकते हैं, आप इसमें न्यू एलिमेंट्स बना सकते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर के, न्यू डेटा स्टोरेज एलिमेंट्स बना सकते हैं यूजिंग दीज डेटा स्ट्रक्चर्स, और उनको रन टाइम पर ही आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इनका साइज जो होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि इसको आप रन टाइम पे इसके साइज को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, इसमें प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करना पड़ेगा आपको इसके साइज को इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लिंक लिस्ट बनाता हूं, लाइक मैं यहां लिस्ट बनाता हूं, तो जो लिंक लिस्ट होगी उसको मैंने रखा लेट से, उसके साइज को इनिशियल साइज प्रोग्राम में मैंने डिफाइन किया 10 है, यानी कि उसमें 10 रैम में वो स्पेस ले लेगी 00 से लेके और 9 तक। ये 9 मेमोरी एलिमेंट्स या 10 मेमोरी एलिमेंट्स बन जाएंगे इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए लिंक लिस्ट जिसका नाम है। क्योंकि ये डायनेमिक है तो इसमें हम प्रोग्राम में रन टाइम पर डेटा को ऐड कर सकते हैं। लेट से मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि नहीं, मुझे 10 एलिमेंट्स शॉर्ट पड़े, मुझे 5 मोर एलिमेंट्स लाने पड़ेंगे इसके अंदर, इसको 15 कैपेसिटी इसकी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसी लिंक लिस्ट के ऊपर ही मेथड कॉल करूंगा, लिंक लिस्ट ऐड आइटम का कॉल करूंगा और कितने आइटम्स ऐड कर लूंगा जी, मैं मुझे मजीद 5 आइटम्स की जरूरत है। तो अब मेरे पास रैम में साइज क्या हो जाएगा, अब मेरे पास साइज हो जाएगा 00 से और 14 तक, तो मेरे पास 15 एलिमेंट्स आ गए। तो ये सब मैंने क्या किया, ये मैंने डायनेमिकली अपने डेटा स्ट्रक्चर के साइज को, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लिया विदाउट टर्मिनेटिंग माय प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसमें ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक लिंक लिस्ट हो गए, स्टैक हो गए, क्यूज हो गए। अभी मैं आपको आगे डेफिनेशंस बताता हूं, ये स्टैक, क्यूज और लिंक लिस्ट और ये सारी चीजें क्या हैं, ये भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ले कि हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को हम ये कह रहे हैं कि ये नॉन प्रिमिटिव्स हैं, यानी कि ये ड्राइव्ड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये ड्राइव्ड कहां से हुए हैं, इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप से ड्राइव किए गए हैं, और इसको इसलिए नॉन प्रिमिटिव कहा गया है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये बुनियादी जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं उन्हीं को कंपोज करके उनसे ड्राइव किए गए हैं ये जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। और नॉन प्रिमिटिव में लीनियर है और नॉन लीनियर है। लीनियर को लीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंशियल एंड ऑर्डर्ड। ये सीक्वेंशियल होते हैं और ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि इसमें एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है, लाइन ऐसे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट स्टोर हुआ, फिर सेकंड एलिमेंट स्टोर हुआ, फिर थर्ड एलिमेंट हुआ, फिर फोर्थ एलिमेंट हुआ, इस तरह से ये सीक्वेंस में चलते हैं और इनका एक तरतीब होती है, एक ऑर्डर होता है। ठीक है, इसलिए इनको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जबकि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रीज और ग्राफ्स आते हैं, इसमें कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं होता, इसमें हेरारिकल ऑर्डर होता है, हेरारकी होती है। जिस तरह से ये हेरारकी बनी हुई है ना इस वक्त डेटा स्ट्रक्चर की, जो मैंने हेरारकी बनी हुई है, ट्री लाइक हेरारकी है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, या नेटवर्क मॉडल बना हुआ है, ये हेरारकी होती है नॉन लीनियर के अंदर। नॉन लीनियर जो होगा वो नॉन सीक्वेंशियल होगा। नॉन सीक्वेंशियल होगा ना, ठीक है, इसलिए उसको नॉन लीनियर कहा जा रहा है। नॉन सीक्वेंशियल होगा एंड हायरार्किकल होगा, और नेटवर्क मॉडल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कि हमारे क्या आते हैं, ग्राफ्स एंड क्यूज आते हैं। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रीज एंड ग्राफ्स। ठीक है, तो ट्रीज एंड ग्राफ्स भी आपके पास जो है वो डायनेमिकली ग्रो करते हैं और डायनेमिकली श्रिंक भी हो जाते हैं। इनमें आप डायनेमिक ग्रोथ कर सकते हैं, डायनेमिकली इनको श्रिंक भी कर सकते हैं। ये दोनों भी डायनेमिक ही होते हैं, ट्रीज एंड ग्राफ्स भी।
ठीक है। जो नॉन डायनेमिक होते हैं, जो स्टैटिक होते हैं, वो एरेज होंगी या फिर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगी, जिसको हम इंटीजर, बूलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स और फ्लोट कहते हैं। ये अपने साइज को चेंज नहीं करती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंटीजर का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी डेटा टाइप जो है वो 4 बाइट मेमोरी में ले रही है, तो अब वो 8 बाइट लेना शुरू हो जाए। नहीं, जो उसका फिक्स्ड साइज है वो वही लेगी। ठीक है। इसी तरह एरे है, अगर मैंने एरे डिक्लेयर कर दी है अगर 10 एलिमेंट की, तो वो 10 एलिमेंट का ही साइज लेगी। वो 11वां एलिमेंट या 12th एलिमेंट में उसमें ऐड नहीं कर सकता रन टाइम पे, अनटिल एंड अनलेस कि मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करूं और फिर उसके साइज को बढ़ाऊं। जबकि जो डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यूज है, इसमें आप रन टाइम के ऊपर डाटा एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, जो कि हायरार्किकल होते हैं, जो नॉन सीक्वेंशियल होते हैं, वो ट्रीज एंड ग्राफ्स हैं। तो हम एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, केस बाय केस देख लेते हैं कि भाई ये क्या होते क्या हैं और इसमें हम किस तरीके से जो है ना वो आगे प्रोसेस करते हैं। देखें, जब आपका प्रोग्राम रन होता है, आपका प्रोग्राम रन होता है, तो होता क्या है कि आपका प्रोग्राम 2 वेरिएबल स्पेसेस में ब्रेक हो जाता है, रैम में, मेमोरी में। उसमें जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, जिसको कि हम कह रहे हैं कि इंटीजर है, फ्लोट है, इसके अलावा कैरेक्टर है, इसके अलावा एरे है, वो फिक्स्ड साइज स्टैक के अंदर यानी स्टैटिक वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर हो जाती हैं इस एरिया में, जिसको स्टैक एरिया कहा जाता है। रैम में 2 एरियाज बन जाते हैं। आपके प्रोग्राम जब रन होता है तो रैम में वो 2 एरियाज बनाता है। एक एरिया को कहते हैं स्टैक एरिया और एक को कहते हैं हीप एरिया। तो स्टैक एरिया के अंदर क्या होता है, जो भी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं, जो भी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, प्रिमिटिव्स में हमारे पास लीनियर ही आ रहे हैं, ये जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं या लीनियर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे वेरिएबल कहां जाते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं स्टैक एरिया के अंदर। कहां जाते हैं, स्टैक एरिया के अंदर, प्रोग्राम में, रैम के। ये हो गया आपका स्टैक एरिया। ठीक है। फिर जो दूसरा एरिया मेमोरी में हमारे प्रोग्राम का बनता है, उसको कहते हैं हीप एरिया। हीप एरिया जो होता है वो डायनेमिक होता है, वो ग्रोएबल भी होता है, उसको श्रिंक भी कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब है कि वो डेटा स्ट्रक्चर जो कि मेरे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, लेट्स से अगर मैं अपने प्रोग्राम में लिंक लिस्ट बनाता हूं, अपने प्रोग्राम में स्टैक बनाता हूं, अपने प्रोग्राम में क्यू बनाता हूं, अपने प्रोग्राम में लिस्ट बनाता हूं, तो वो मेरी कहां बनेगी, वो मेरी हीप एरिया में बनेगी। मेमोरी में, रैम में वो मेरी कहां बनेगी, रैम में, वो हीप एरिया के अंदर बनेगी। ठीक है। तो हीप एरिया जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो वो 2 हिस्सों में मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। एक होता है स्टैक एरिया और एक होता है हीप एरिया, जिसके अंदर वो अपना डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। यानी कि उसके अंदर जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने डिक्लेयर की होंगी, इंटीजर वेरिएबल बनाया है, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, फ्लोट वेरिएबल बनाया है, फिक्स साइज एरे बनाई है, वो कहां बनेगा, वो स्टैक में बनेगा। दूसरा जो पोर्शन होगा मेरे वेरिएबल्स का, डेटा स्ट्रक्चर का, वो होगा डायनेमिक। यानी अगर मैंने कोई लिंक लिस्ट बनाई है, कोई ट्री बनाया है, कोई ग्राफ बनाया है, कोई मैंने क्यू बनाई है, कोई स्टैक बनाया है, तो वो कहां बनेगा, वो बनेगा मेरा हीप एरिया के अंदर। हीप एरिया डायनेमिक एरिया होता है जो कि ऑटोमेटिकली श्रिंक भी हो जाता है। उसको आप श्रिंक कर सकते हैं, उसको आप ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स का। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम्स में। तो अब आपने डेटा स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम ओरिएंटेड या सिनेरियो ड्रिवन होके सोचना है कि आपको किस टाइप का प्रॉब्लम है, किस टाइप का आपके पास चैलेंज आया है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डेटा स्ट्रक्चर को अप्लाई कराना है, उसके डेटा को स्टोर कराना है। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डेटा है वो अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम की टाइप की बेस पे आप जो है वो सॉल्व करेंगे या उसको उसके अंदर असाइन करेंगे। फर्ज करें आपको मैं ये कहता हूं कि आप एक नादरा का आईटी सिस्टम बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, और वहां पर आपने पेरेंट चाइल्ड पूरी हायरार्की को मेंटेन करना है। आपको प्रॉब्लम जो बिजनेस यूजर है वो ये देगा कि आप मैंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पूरी फैमिली ट्री को जो है ना वो मैनेज करना है। इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होगा कि उसके पेरेंट ग्रैंडफादर का पहले नाम आएगा, उसके नीचे फिर उसके फादर का नाम आएगा, फिर उसके नीचे सन होंगे, फिर उसके नीचे पूरी एक हायरार्की ग्रोथ होगी। तो अब आपके जहन में जब आपको बिजनेस यूजर ये प्रॉब्लम बता रहा है तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, सर मेरे जहन में ये ट्री का डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं नादरा की सीएनआईसी बेस जहां पे मुझे फैमिली ट्री पूरा मेंटेन करना होगा, तो वहां पे मैं किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा प्रोग्राम में, वहां पे मैं ट्री यूज करूंगा। वहां पे मैं एरे या लिंक लिस्ट या स्टैक या क्यू नहीं यूज करूंगा। अगर मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर्स यूज किए ट्री टाइप डेटा को या ट्री टाइप प्रॉब्लम को, हायरार्किकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। उसके अंदर डेटा की एक्सेसिंग एफिशिएंट नहीं होगी, उसके अंदर मैं डेटा को प्रोसेस एफिशिएंटली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे प्रॉब्लम से मैच नहीं कर रहा।
तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम हमें डेटा स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमारा प्रोग्राम, हमारा एल्गोरिदम, हमारा जो डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं वो एफिशिएंटली सॉल्व हो, वो एफिशिएंटली डेटा को प्रोसेस करे, फास्ट रिट्रीवल हो, फास्ट सॉर्टिंग हो, ठीक है, फास्ट एक्सेसिंग हो। तो ये डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम आपको दिया जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली किस डेटा स्ट्रक्चर को चूज कर रहे हैं, उसके साथ बेस्ट फिट होता हो, जो उसके साथ बेस्ट मैच होता हो, ठीक है। तो अब हमने आगे चलना है। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये तो एक चीज समझ में आ गई, एक तो सवाल ये समझ में आ गया कि जी आपने ट्री स्ट्रक्चर था तो आपने ये कर लिया। अब अगर फर्ज करें प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको ये कहा जाता है कि आपने एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है कि जहां पर क्या हो रहा हो, जहां पर ये हो रहा हो कि लेटेस्ट जो बुक आई है मुझे उसको सेलेक्ट करना हो, सबसे पहले जो लेटेस्ट बुक आई है उसको सेलेक्ट करना हो, और ओल्डेस्ट जो बुक हो वो सबसे नीचे हो। यानी कि अगर आप किसी एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहां पे आप प्लेट्स को काउंट करना होता है ना, नंबर ऑफ प्लेट्स को काउंट करना होता है, तो सबसे पहले आप कौन सी प्लेट लेते हैं, जो सबसे टॉप पर लगी हुई होती है, यानी कि जो लास्ट इन हुई होती है उस फर्स्ट आउट होती है, उस प्लेट को लेंगे ना। या अगर आपने लेटेस्ट बुक उठानी है तो जो सबसे लेटेस्ट बुक आई होगी वो आपके स्टैक में, वो आपके एरे के अंदर, वो आपके डेटा एलिमेंट में सबसे ऊपर टॉप पे रखी हुई होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो लेटेस्ट बुक होती है वो सबसे लास्ट में आती है, उसके बाद उससे ओल्डेस्ट बुक आती है, उससे बाद उसके ओल्डेस्ट बुक आती है। तो जितनी ओल्डेस्ट बुक होगी वो उतनी डेप्थ में होगी मेरे पास नीचे, ठीक है। इस अगर मैं रैम के इस पोर्शन को देखूं तो इस रैम को मैंने ऑर्गेनाइज कैसे किया स्टोरेज को, कि सबसे ओल्डेस्ट एलिमेंट आया पहले, फर्स्ट एलिमेंट आया 1, फिर सेकंड एलिमेंट आया 2, फिर थर्ड एलिमेंट आया 3। अब अगर मैं इनको कंसीडर कर लूं कि ये बुक है, पहली बुक ये आई, फिर सेकंड बुक आई, फिर थर्ड बुक आई। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे सबसे लेटेस्ट बुक सबसे पहले चाहिए, सबसे लेटेस्ट बुक सबसे पहले चाहिए। ऐसे नहीं कि लेटेस्ट बुक मैंने यहां लगाई हुई है 1 पर, अगर मैं लेटेस्ट बुक 1 पे लगा दूंगा तो 1 को निकालूंगा कैसे, यहां तो रैम पैक हो गई ना, यहां पे आ गया रैम, तो एंड हो गया, एंड पॉइंट आ गया रैम का। तो इसका मतलब है कि मुझे फिर 1 को कहां पे लगाना पड़ेगा, सबसे टॉप पे लगाना पड़ेगा। तो इसको स्टैक कहा जाता है, या इसको हम लीफो डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो डेटा स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये लीफो कहलाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं, हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे पास जो चैलेंज आ रहा है, हमें ये देखना है कि क्या ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का सिनेरियो बन रहा है। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट का सिनेरियो बन रहा है तो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कहता हूं। तो फिर मैं वहां पर डेटा को स्टोर करने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप अंडू की एप्लीकेशन बनाते हैं, अभी जैसे लेट से अभी देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं या अंडू करता हूं, तो अंडू के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करूंगा। जब मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट एक्सप्रेशन लिखा था, जो लास्ट डिजिट टाइप किया था, वो था पैरेंथेसिस। जब मैं कंट्रोल जी करूंगा तो सबसे पहले जो लास्ट किया था वो आउट होगा, फिर उससे लास्ट जो किया था वो आउट होगा, फिर उससे लास्ट जो किया था वो आउट होगा, फिर उससे लास्ट जो किया था वो आउट होगा, फिर उससे लास्ट, फिर उससे लास्ट, फिर उससे लास्ट, तो जो लास्ट इन थे वो फर्स्ट आउट हो रहे हैं आपके सामने। ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं। इसका मतलब है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जो अंडू की एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, वो आपके पास लीफो होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि वो स्टैक बेस्ड एप्लीकेशन होती है। तो इसी तरीके से स्टैक की एक इंप्लीमेंटेशन ये ब्राउजर का बैक बटन भी हो सकता है। इसमें जो लास्ट पेज आपने विजिट किया है उसको जब आप बैक करेंगे तो सबसे पहले आपको उसको बैक करना पड़ेगा प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, यानी कि इस पेज को सबसे पहले आपने आउट करना पड़ेगा। जो लास्ट पेज विजिट किया है उसको फर्स्ट आउट करना पड़ेगा, तो आप बैक पेज पे जाएंगे। यानी अगर ये बैक का बटन है मेरे पास ब्राउजर का, तो मैं अगर इस पे जाना चाहता हूं उसके प्रीवियस पेज पे, तो मुझे पहले इस पेज को आउट करना पड़ेगा। तो ये भी एक स्टैक की एप्लीकेशन है, देख रहे हैं, या मैं प्रीवियस पेज पे गया, ठीक है। इससे प्रीवियस पेज पे जाना है तो फिर मुझे इस पेज को आउट करना पड़ेगा, तो मैं इससे प्रीवियस पेज पे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि ब्राउजर के अंदर आपके यहां जो बैक बटन की फंक्शनैलिटी होती है, इसके पीछे स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ठीक है। ये समझ आया, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि जहां पर आप स्टैक की फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज कंसिडर करनी है कि जी मेरे पास प्रॉब्लम किस चीज का है, वो किस डेटा स्ट्रक्चर पे मैप हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने डेटा स्ट्रक्चर को चूज करना है। इसी तरह से हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टैक की एग्जांपल दी, अब मैं आपको क्यू की भी एग्जांपल देता हूं कि क्यू का डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्यू का डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है जी, अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि जिसमें आपको क्यू बनानी है, लेट से एक आपने डॉक्टर्स की क्यू होती है, जब आप अपने पास फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं ना,
तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो जो पहले आता है उसको पहले सर्व किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको फीफो डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो जहां पर भी आप क्यू देखेंगे, सिनेरियो क्यू का, वहां पर आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिनेरियो मिलेगा, वहां पर आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीक्वेंस या बिहेवियर मिलेगा। तो जहां पर भी आपको ये अप्रोच चाहिए हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इट मींस कि वहां पे क्यू बनेगी। ठीक है, जो पहले क्यू में आएगा वो पहले सर्व होगा और पहले आउट हो जाएगा, फर्स्ट इन होगा फर्स्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू का है। यानी कि जैसे लेट से अगर मैं इसमें कह सकता हूं कि जी क्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने क्या किया कि जस्ट लाइक दैट, ये आपने यहां पर फर्ज करें जो थर्ड या टू था, टू सबसे पहले इस क्यू में ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 9 आया। ठीक है, तो अगर मैंने इस क्यू में डेटा प्रोसेसिंग करनी है, क्योंकि ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, वो सबसे पहले आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में आउट होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको इस डेटा स्ट्रक्चर को जहां पर आपको क्यू लाइक प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो वहां पर आप फिर क्यू को यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ट्री का डेटा, मैंने आपको एक यूटिलाइजेशन बताया कि भाई ट्री डेटा स्ट्रक्चर जहां पर आपको हेरारिकल डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, हेरारिकल प्रॉब्लम होता है, पेरेंट ट्री रिलेशनशिप होता है, तो वहां पर आप इसको ट्री को यूज करते हैं। इसी तरीके से ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने लेट से कि आपको एक प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, आपने सिटी टू सिटी इंटरसिटी जो है ना पूरा एक बस रूटिंग सिस्टम डिजाइन करना है, तो इन दैट केस आपको जो रूट प्लान बनाना होगा, जो बसेस का रूट प्लान बनाएंगे वो शॉर्टेस्ट पाथ पे बनाएंगे, या ये लोग जो कि एरोप्लेन्स का जो रूट प्लान होता है वो बनाते हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ बनाते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनाते हैं, वो इसी तरीके से वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बनाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक शॉर्टेस्ट पाथ रूट डिसाइड करना है, आपको ये टारगेट दिया गया है, ये चैलेंज दिया गया है कि आप एक सिटी टू सिटी पाकिस्तान के जो इंटरसिटी बस राउट्स हैं उनको एनालाइज करें और बसेस का राउट डिफाइन करें इस तरीके से कि उनको वो शॉर्टेस्ट राउट को यूज करते हुए जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, जिससे उनका फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, टाइम भी बचेगा और कई उनको तरीके से फायदा होगा इस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा जी, आप ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। आप ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर किस तरह का होता है जरा इसकी शक्ल देख लेते हैं। इस तरह का ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होगा जरा, यानी सबसे पहले लेट से इसमें जो ये जो डार्क ब्लू है ए है, ये कहलाती है इसकी नोड, या इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है। अगर आप इसको कलेक्टिवली कहेंगे तो ये वर्टिसेस हैं ग्राफ की, बट अगर आप एक नोड की बात करते हैं तो ये नोड ए है। नोड ए से नोड बी पे जाने के लिए मेरे पास ये रास्ता है, मैं यूं भी जा सकता हूं डायरेक्टली, नोड ए से नोड बी पे चला जाऊं। यानी कि सिटी ए से अगर मैं यहाँ कराची में खड़ा हूं तो मैं यहाँ हैदराबाद जाना चाहता हूं, या मैं कराची में खड़ा हुआ हूं तो मुझे हैदराबाद जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूं और मैं ये इनडायरेक्टली भी जा सकता हूं। फर्ज करें पहले मैंने कहा कि मैं पहले कराची से जाऊंगा, एक और सब स्टेशन है लेट से मैं पहले ठट्टा जाऊंगा, ठट्टा से फिर मैं जाऊंगा जनाब टर्न करके हैदराबाद, तो ये लंबा राउट हो गया ए टू ई टू बी, जबकि मैं ई टू बी डायरेक्टली जा सकता हूं। तो ये सब की कैसे प्लानिंग हो रही है, ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके प्लानिंग हो रही है। इसमें ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये जो लाइन होती है एक नोड से दूसरी नोड को जो कनेक्ट करती है, इस लाइन को एज कहा जाता है और इसी को पाथ भी कहा जाता है, एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो और ये जो नोड इटसेल्फ अपने पास जो स्टेशन बना हुआ है ये कहलाता है नोड, या इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। अगर कलेक्टिवली कहेंगे तो उनको वर्टिसेस कहा जाता है। तो प्रॉब्लम की बेस के ऊपर आपने डेटा स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हम करेंगे जैसे जैसे हम पाइथन में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए जो हम डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो डेटा स्ट्रक्चर हम करेंगे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर लिस्ट। ठीक है, हम लीनियर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर करेंगे इसको। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है कि आप सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर एक डायनेमिक लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रो भी करेगा, श्रिंक भी करेगा। ठीक है, तो ये हीप में बनेगा, इसका मतलब है ये जब आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि रैम में कहां बनेगा, स्टैक एरिया में बनेगा। स्टैक एरिया में फिक्स्ड वेरिएबल्स बनते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल्स बनते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, ये सारे स्टैक के अंदर बनते हैं। ठीक है, हीप के अंदर कौन से वेरिएबल बनते हैं, मेमोरी की हीप में कौन से बनते हैं, वो बनते हैं जो कि डायनेमिक होते हैं, जो ग्रोएबल होते हैं और श्रिंकेबल होते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम डेटा स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, उसको हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, एक दफा फिर से देख लें ट्री डेटा स्ट्रक्चर किस तरह का होता है।
ताकि आपके जहन में ये चीज फौरन से आ जाए कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, क्यूब डेटा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ट्री डेटा स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि इसमें फैमिली ट्री बनती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऊपर आपके ग्रैंड पेरेंट होंगे, ग्रैंड पेरेंट से नीचे फादर होंगे, फादर से नीचे फिर सन होंगे, ठीक है। ये सारे क्या बनते हैं, इस तरह से ट्री स्ट्रक्चर बनता है। तो जहां पर आपको इस तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर चाहिए होगा तो वहां पर फिर आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, ठीक है। तो जो ट्री के अंदर सबसे टॉप नोड होती है, जहां से ट्री पॉपुलेट होना शुरू होता है, बनना शुरू होता है, उसको कहते हैं रूट नोड। और रूट नोड के बाद जो है उसके सिबलिंग्स होते हैं या चाइल्ड नोड्स होती हैं, इन्हीं को उनको चिल्ड्रन भी कहा जाता है, ठीक है। तो पी जो है उसके चिल्ड्रन कौन से हैं, क्यू एंड आर हैं। जो वेरी नेक्स्ट चिल्ड्रन है उसके, वो कौन से हैं, क्यू एंड आर हैं। फिर क्यू एंड आर जो है वो पेरेंट्स हैं ए और बी के, ठीक है। इसी तरीके से आर जो है उसका वो सी और डी का पेरेंट है, ठीक है। तो ये पूरी जो, और इस ट्री के अंदर जो सबसे लास्ट नोड होती है उनको लीफ नोड कहा जाता है। जो सबसे लास्ट नोड होती है उनको लीफ नोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये ट्री का डेटा स्ट्रक्चर हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें हायरार्की इस तरह की मेंटेन करनी हो, इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो हम प्रॉब्लम की बेस पे हम डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे आपको समझ आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, इसको अंडरस्टैंड करना, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना। बिल्कुल हम पाइथन के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे भी, इंप्लीमेंट भी करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है, मैंने इनके 2-3 काम आपको बताया। नंबर 1, डेटा की एक्सेसिंग एंड रिट्रीवल में आसानी पैदा करना, उसको फास्ट करना। हमने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम डिसाइड करना है कि जिससे डेटा की रिट्रीवल फास्ट हो, जिससे डेटा की सॉर्टिंग अच्छी हो, जिससे आप डेटा में इंसर्ट इजीली कर सकें, डेटा में डिलीट इजीली कर सकें, डेटा को प्रोसेसिंग एफिशिएंट बना सकें, डेटा की प्रोसेसिंग को एफिशिएंट बना सकें। तो ये सारी डिपेंड करती हैं चीजें किसके ऊपर, बिल्कुल नीचे फंडामेंटल आपके ब्लॉक पर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में डिपेंड करती हैं। सर मैंने डेटा स्ट्रक्चर क्या सिलेक्ट किया है, अगर मैंने एक हायरार्किकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लिया, तो सर ये तो फिर इसका मतलब है कि ये बन तो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन डेटा की एक्सेसिंग स्लो होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एप्लीकेशन में और ज्यादा स्लोनेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, और एक वक्त आएगा आपकी एप्लीकेशन बैठ जाएगी, यानी कि डेड हो जाएगी। तो हमने अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और ये कैसे आप करते हैं, किस किस टाइप के वहां पर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैंने आपको एक पिक्चर्स में एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। पूरा इसका मैंने आपको बताया है, समझाया है कि ये डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है। हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो प्रिमिटिव्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव्स होते हैं। प्रिमिटिव्स को हम कर चुके हैं। नॉन प्रिमिटिव्स वो होते हैं जो इन प्रिमिटिव्स से ही ड्राइव होकर बन रहे होते हैं, कंपोज्ड होते हैं ये। और इनमें 2 टाइप के होते हैं नॉन प्रिमिटिव्स में, लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। फिर लीनियर में भी आए तो हमारे पास डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक जो होते हैं फिक्स साइज होते हैं, ठीक है। डायनेमिक जो होते हैं वो रन टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। नॉन लीनियर के अंदर हम आए तो हायरार्किकल होते हैं, नेटवर्क टाइप होते हैं, वर्टेक्स वाइज टाइप होते हैं, वो ग्राफ और ट्रीज होते हैं, जिनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम यूज करते हैं डेटा को पॉपुलेट करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और सॉर्ट करने के लिए। तो हमारा प्रोग्राम का बेसिक पर्पस क्या होता है, जब हम पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं, डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, नीचे जो डेटा होता है वो स्टोर कहां होता है, इन डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। डेटा कहां स्टोर हो रहा होता है, सर इन डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोर हो रहा होगा। कभी मेरा डेटा प्रिमिटिव वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर यूज किया होगा। कभी मेरा डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा होगा, भाई ठीक है मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं वहां पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहता हूं। कभी मेरा डेटा नॉन लीनियर में स्टोर हो रहा होगा, डेफिनेटली मेरी स्ट्रक्चर, मेरा प्रॉब्लम डोमेन ऐसा है कि मुझे वहां पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी अडॉप्ट, वी अप्लाई या वी यूज डेटा स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज अवर डेटा, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम चलते हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। तो हमारे पास जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो, उसमें हम एलिमेंट्स को, डेटा को एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में एक ऑर्डर के अंदर स्टोर करते हैं। अगर हमें हमारे को डेटा ऑर्डर चाहिए हो और एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में हमारे पास डेटा हो तो उसको स्टोर करने के लिए हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें, प्रॉब्लम यह है कि आपको टास्क दिया गया है कि आपने एक लिस्ट मेंटेन करनी है आपकी एक एप्लीकेशन है, एक वेब एप्लीकेशन है, और उसके अंदर आप कंट्रीज की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक कॉम्बो बॉक्स के अंदर आपने कंट्रीज की लिस्ट को पॉपुलेट करना है। तो अब मेरे पास 2 रास्ते हैं उस लिस्ट को स्टोर करने के, उस डेटा को स्टोर करने के। जाहिर है पूरी दुनिया में अगर मैं देखूं तो टोटल कंट्रीज कितने मेरे पास, टोटल कंट्रीज जो हैं वो हैं 197 कंट्रीज हैं,
पूरी दुनिया में। एक्सेप्टेड कंट्रीज हैं, एक्सेप्टेड जो है, ठीक है, वो कितने हैं? 197 है। अच्छा, अगर लेट्स से इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं, इसमें मुस्लिम कंट्रीज कितने हैं? मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो हैं जनाब 57, ठीक है जी। अगर मुझे ये दो लिस्ट मेंटेन करनी है तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीकेकार ये है कि मैंने इन कंट्रीज का डेटा यानी इन कंट्रीज के नेम्स को स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं मेरे पास एक तरीकेकार तो ये, अगर मुझे 197 कंट्रीज जो हैं वो स्टोर करने हैं तो मैं क्या करूं, 197 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं। वन V1 एक वेरिएबल बनाता हूं V1, उसमें नाम रखता हूं सबसे पहले जनाब अमेरिका, ठीक है जी। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया V2, उसके अंदर मैंने नाम रखा चाइना। फिर मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया V3, उसके अंदर मैंने नाम रख दिया जी पाकिस्तान, ठीक है। फिर मैंने एक फोर्थ वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने नाम रख दिया इसका स्टोर कर दिया इसमें डालकर कि रशिया, ठीक है। तो ऐसे मैं बनाते चला जाऊंगा और मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम में? 197, और उसमें हर वेरिएबल के अंदर मैं एक नेम स्टोर कर रहा हूँ। तो अब आप खुद बताएं कि जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, अगर हम इस फिगर को देखें तो क्या ये एफिशिएंट वे है प्रोग्राम को बनाने का? क्या ये एफिशिएंट वे है प्रोग्राम को बनाने का कि मैं 197 कंट्रीज का डेटा सिंगल सिंगल स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं और 197 वेरिएबल्स बना रहा हूं, ठीक है। आप खुद बताइएगा क्या ये अच्छा तरीका है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का? प्रोग्राम की रीडेबिलिटी एक तो इससे मुतासिर होगी, प्रोग्राम में 197 वेरिएबल बने हुए, एक तो जो भी किसी के साथ भी अपना सोर्स कोड आप शेयर करेंगे उसको रीड करना मुश्किल होगा, उसकी मेंटेनेंस मुश्किल होगी, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गया आप कैसे 197 वेरिएबल्स को देखेंगे आप? तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी कि बजाय इसके कि मैं एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं, भाई मैं एक लिंक लिस्ट, एक लिस्ट बनाता हूं डायनेमिक, ठीक है। और वो कैसे बनाता हूं? वो मैं ऐसे बनाता हूं कि पाइथन मुझे ये फैसिलिटी देता है कि जब आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स एक ऑर्डर के अंदर स्टोर करने हो तो उसके लिए आप लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं ये V1, V2, V3, V4 और V5 बनाऊं, मैं कंट्रीज की एक लिस्ट बनाऊंगा। कंट्री अंडरस्कोर लिस्ट, उसका फर्ज करें नाम, वेरिएबल का मैंने नाम रखा कंट्रीज, और यहां पर मैं क्या करूंगा, सारे कंट्रीज स्टोर कर लूंगा। अमेरिका, चाइना सेकंड, पाकिस्तान, रशिया। तो आपने देखा, मैंने एक वेरिएबल में पूरे 197 कंट्रीज को मैं स्टोर कर लूंगा। इसी तरीके से आगे ये लिस्ट चलती रहेगी और 197 कंट्रीज पूरे एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ये मैंने प्रॉब्लम के मुताबिक राइट डेटा स्ट्रक्चर को चूज कर लिया। इसको कहते हैं प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाना। अब मैं सिर्फ इस वेरिएबल से, कंट्री लिस्ट के वेरिएबल से पूरे 197 वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूं, उनको उनके ऊपर मुख्तलिफ डेटा प्रोसेसिंग की ऑपरेशंस अप्लाई कर सकता हूं, इस लिस्ट को सॉर्ट कर सकता हूं, डेटा को रीड कर सकता हूं, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, उसमें से मुस्लिम कंट्रीज को निकाल सकता हूं, स्लाइसिंग कर सकता हूं इस लिस्ट की। तो कितना एफिशिएंट हो गया मेरा प्रोग्राम। तो ये है बेनिफिट डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करने का अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अगर मैं ये 197 इंडिविजुअली डिक्लेयर करता और उसमें एक एक कंट्री का नाम स्टोर करता, तो क्या मैं इस तरह के जो सारे ऑपरेशंस मैंने बताए हैं, सॉर्टिंग के ऑपरेशन हो गए, स्लाइसिंग के ऑपरेशन हो गए, मुस्लिम कंट्रीज को अलग करने होंगे, कितना मुश्किल हो जाता है। आपको कितनी मैनुअल वर्किंग करनी पड़ती, प्रोग्राम को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता। एक वक्त होता प्रोग्राम बैठ जाता आपका, वो नहीं चलता आगे, वो स्केलेबल है ही नहीं है प्रोग्राम, ठीक है। तो हमें राइट डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने से क्या होता है? नंबर वन, क्या क्या चीजें बेनिफिट होते हैं? नंबर वन, रिट्रीवल, इजी रिट्रीवल होता है, ठीक है, इजी रिट्रीवल, फास्ट प्रोसेसिंग, नंबर टू फास्ट प्रोसेसिंग, नंबर थ्री टाइम सेविंग, ठीक है, फोर इजी प्रोग्राम मेंटेनेंस,
ठीक है, ये सारे हमें बेनिफिट्स हैं अगर हम राइट डेटा स्ट्रक्चर को चूज कर लें। इफ वी यूज राइट डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर अवर डेटा, ठीक है, टू स्टोर अवर डेटा, अगर हम राइट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करें तो हमें ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम स्केलेबल होता है, मोर स्केलेबिलिटी मिलती है। ठीक है, मोर स्केलेबिलिटी मिलेगी हमें। 7, अच्छी सिक्योरिटी होगी, ठीक है, वेल सिक्योर्ड होगा। इसमें हमारे पास बफर ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन से मेमोरी लीक्स कम होंगे, लेस प्रोन टू मेमोरी लीक। तो ये सारे जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स को से एसोसिएटेड मेमोरी के एलोकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके सॉल्व करता है अगर आप एक राइट डेटा स्ट्रक्चर को चूज कर लें। तो ये आपकी चीजें काफी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, आपका प्रोग्राम बहुत स्टेबल होता है, प्रोग्राम की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, प्रोग्राम वेल परफॉर्मेंट होता है, उसमें रिट्रीवल अच्छा होता है, उसमें प्रोसेसिंग फास्ट होती है, टाइम बचता है, ठीक है, ओवरऑल प्रोग्राम की स्पीड, आपकी एप्लीकेशन की स्पीड अच्छी होती है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। यूजर पे भी तो डिपेंड करता है ना। देखिए, अब आपका यूजर अगर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है और वहां पे डेटा स्ट्रक्चर ही आपने बड़ा पुअर क्वालिटी का लगाया है और बड़ा पुअरली प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं, डेटा को मैनेज कर रहे हैं अपने उसके अंदर, तो यूजर तो आपका चला जाएगा, एक दफा आएगा, बोलेगा भाई एप्लीकेशन ही आपकी डेड स्लो चल रही होती है हर वक्त, तो मैं क्या यूज करूं उसको। तो ये फिर ओवरऑल अगर कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, कोई ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, तो आपका कस्टमर चला जाएगा भाई, आपका रेवेन्यू बचाता है, ये आपको रेवेन्यू अर्न करके देता है, अर्न मोर रेवेन्यू जी। और अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहां पर कोई आइटम आप सेल कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर सही चूज नहीं किया हुआ, पीछे प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर अच्छा यूज नहीं किया हुआ, ना उसको बेटर तरीके से मैनेज कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो कस्टमर भाग जाएगा आपकी वेबसाइट से, ठीक है, आप अपना रेवेन्यू भी लॉस करेंगे। ये इंपॉर्टेंस है डेटा स्ट्रक्चर को सही तरीके से पढ़ने की, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसको समझने की, ठीक है। तो अब हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं दोबारा से अपनी उसी प्रॉब्लम पे जो मैंने दिया था कि जी हमारे पास हमें क्या दिया गया टास्क के हमने 197 कंट्रीज की जो एक्सेप्टेड कंट्रीज हैं उनकी एक लिस्ट मेंटेन करनी है प्रोग्राम में और उसको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए क्या होगा, पुअर सिलेक्शन क्या होती है कि मैं सिंगल वेरिएबल लेता और उसमें एक एक कंट्री को सिलेक्ट करता, नहीं, ये पुअर सिलेक्शन है, पुअर है मेथड, प्रोग्राम की ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा तरीकेकार क्या है कि मैं एक सिंगल वेरिएबल लूं, लिस्ट वेरिएबल, और उसमें मैं इस तरीके से अपने डेटा को कलेक्ट कर लूं, ऑर्गेनाइज कर लूं, ठीक है। तो अब हम अगला सेशन जो है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ऐसे इसको हम पाइथन में कैसे बना सकते हैं, इसके थ्रू डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, डेटा को फाइंड कैसे करेंगे, इसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करेंगे, ये सारे ऑपरेशंस हमें अभी हम लिस्ट पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है जी। तो हम चलते हैं कि जनाब लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को। अच्छा, जब हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहली बात तो ये डेटा स्ट्रक्चर एक एरे लाइक होता है, ऑर्डर्ड होता है, सीक्वेंस में होते हैं इसमें एलिमेंट्स, राइट, डेटा एलिमेंट, चेंजेबल होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, डायनेमिकली श्रिंक कर सकते हैं, डायनेमिकली ग्रो हो सकता है। अब जब मैं डायनेमिक बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है फौरन से आपके जहन में आ जाना चाहिए ये हीप में बनेगा, रैम के अंदर हीप में बन रहा होगा जो श्रिंकेबल होती है, ग्रोएबल होती है, डायनेमिकली रन टाइम पर ये ग्रो करता है, रन टाइम पे श्रिंक करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके लिए आपको प्रोग्राम टर्मिनेट करना पड़े। दूसरा ये कि डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है कि आप इसमें अंदर डुप्लीकेट मल्टीपल डेटा आइटम्स ऐड कर सकते हैं सेम टाइप के, यानी अगर मैंने 2 दफा एप्पल ऐड करना है डेटा आइटम तो 2 दफा मैं ऐड कर सकता हूँ, 2 दफा कंट्री लिस्ट के अंदर पाकिस्तान भी ऐड कर सकता हूँ, 2 दफा फ्रूट लिस्ट के अंदर एप्पल भी ऐड कर सकता हूँ, तो ये डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। इसके अलावा ये होता है कि ये मल्टीपल डेटा टाइप्स को भी अलाउ करता है, यानी कि एक ही लिस्ट के अंदर आप इंटीजर वेरिएबल को भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल को भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल को भी कर सकते हैं, बुलियन वेरिएबल को भी कर सकते हैं, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स को ये अलाउ करता है।
सिक्स्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसके अंदर आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, यानी एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल लिस्ट्स भी एज अ डेटा आइटम ऐड कर सकते हैं, तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। फिर इसी लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आप स्टैक और क्यूज भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको स्टैक की एग्जांपल दी थी, स्टैक जो है डेटा स्ट्रक्चर वो ऐसा होता है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क कर रहा होता है, इस एल्गोरिथम पे चल रहा होता है, ये साइंस होती है स्टैक की। जैसे कि अंडू की जो एप्लीकेशन होती है, जब आप डेटा अपने प्रोग्राम में अंडू करते हैं तो वो बेसिकली स्टैक बेस्ड इंप्लीमेंटेशन होती है। ब्राउजर के अंदर जब आप बैक बटन को प्रेस करते हैं तो वो एक आपकी स्टैक बेस्ड एप्लीकेशन होती है। अगर आप किसी कैफेटेरिया में जाते हैं, वहां पे जो आपने स्टैक ऑफ प्लेट्स देखा होता है ना, आप सबसे टॉप की प्लेट उठाते हैं या सबसे नीचे वाली प्लेट उठाते हैं, सबसे टॉप की प्लेट उठाएंगे ना, तो जो लास्ट इनपुट हुई होती है प्लेट या जो लास्ट आइटम आया होता है वो फर्स्ट आउट होता है। फिर इसी तरीके से अगर हम बुक्स की बात करें तो किसी भी लाइब्रेरी में जाएं या किसी भी कहीं पे भी स्टैक ऑफ बुक्स पड़ा हुआ तो जो सबसे लेटेस्ट बुक होती है वो सबसे टॉप पर होती है और वही सबसे पहले आउट होती है। इसी तरह मैंने आपको क्यू की एग्जांपल दी थी कि जैसे अगर आप लेट से किसी बैंकिंग क्यू में लगते हैं, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो जो फर्स्ट पहले पर्सन आता है अपॉइंटमेंट जिसका पहला होता है उसी को सबसे पहले सर्व किया जाता है, वो फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो क्यू, अच्छा ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर स्टैक भी और क्यूज भी ये लिस्ट के थ्रू बन सकते हैं। ये जो लिस्ट है पाइथन की उसके थ्रू हम इसको बना सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि इनको किस तरह बनाना है। अभी हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो सिंपल लिस्ट पे कि वो हम कैसे बनाते हैं पाइथन में। तो हम अपनी सोर्स कोड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो हमारा सोर्स कोड है एडिटर, उसमें हमने ये आइटम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास लिस्ट है, बल्कि मैं इसको पहले ठीक है। हाँ, हमें लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लेट से मैं फ्रूट की लिस्ट बना रहा हूं, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स जो हैं उनको मैं कैप्चर कर रहा हूं, उनका डेटा कैप्चर कर रहा हूं, तो मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इक्वल टू वेरिएबल नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, और लेट से पहला मैंने वेरिएबल लिया एप्पल, पहला डेटा आइटम एप्पल लिया, सेकंड डेटा आइटम मैंने बनाना ऐड कर दिया इसमें, थर्ड डेटा आइटम मैंने इसमें कैरी ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट को सबसे पहले मैं प्रिंट कराऊं, तो मैं इसको प्रिंट करा सकता हूं। प्रिंट का मेथड आपको पता है हमारे पास पाइथन में, जिसके थ्रू आप डेटा एलिमेंट्स को या वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं डिस्प्ले के ऊपर, कंसोल के ऊपर, तो उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। इसको पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले उसने एक लिस्ट क्रिएट की फ्रूट्स की, उसमें मैंने ये 3 एलिमेंट्स लिए, डेटा एलिमेंट्स लिए, डेटा आइटम्स लिए 3, एप्पल, बनाना एंड चेरी, उनको फ्रूट्स का उस लिस्ट को मैंने असाइन किया, उसके बाद उस लिस्ट को मैंने प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से प्रिंट हो जाएगी लिस्ट। अगर सपोज करें कि मैं ये चाहता हूं कि ये चेक करना है कि ये किस टाइप का वेरिएबल बना है, या फ्रूट का जो वेरिएबल बना है या ये जो डेटा स्ट्रक्चर बना है ये किस टाइप का है, तो उसके लिए मुझे पता है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की टाइप को जब डिस्क्राइब करना होता है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, प्रिंट टाइप, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, आगे उसका नाम लिखूंगा उस डेटा टाइप का, फ्रूट्स। तो अब देखें इसकी हमारे पास टाइप क्या आती है, ये देखें इसकी टाइप क्या आई, क्लास लिस्ट आई। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, जितने भी कलेक्शंस हैं, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी चीजें पाइथन के अंदर हैं, वो सब के सब ऑब्जेक्ट्स हैं। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसलिए यहां पर इसकी क्या आ रही है, देखें क्लास टाइप क्या आ रही है, यानी इसकी वेरिएबल टाइप क्या आ रही है, वो आ रही है लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बना है क्योंकि ये मैंने लिस्ट बनाई है। इसी तरीके से आप चाहें तो आइटम्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लिस्ट बनती है हमारे पास, मैं ऊपर एक कमेंट दे देता हूं, सिंगल लाइन, के ये 0 इंडेक्स बेस्ड होती है, 0 इंडेक्स बेस्ड, यानी कि जो आइटम स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो एप्पल की वैल्यू, एप्पल जिस इंडेक्स पर आ रहा है इस एरे के अंदर, इस लिस्ट में, वो है 0। बनाना जिस इंडेक्स पे आ रहा है वो है 1, चेरी जिस इंडेक्स पे आ रहा है वो है 2। तो 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग इसकी होती है, इस तरह से इसकी ऑर्डरिंग होती है। ये इसका ऑर्डर है, जो हम कह रहे थे ना कि ये लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ये क्या होता है, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स और आइटम्स, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो वो यही होता है कि पहला एलिमेंट जो है वो 0 है, दूसरा जो है वो 2 है, तीसरा 1 है, और तीसरा जो है वो फिर 2 है, तो ठीक है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर फर्ज करें मैं इसके इंडेक्स नंबर से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं, अभी तो मैंने पूरी लिस्ट को प्रिंट करा दिया ना, ये देखें पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब अगर फर्ज करें मैं एक सिर्फ एप्पल को प्रिंट कराना चाहता हूं, उसके लिए मैं कैसे करूंगा, लिखूंगा फ्रूट्स
स्क्वायर ब्रैकेट और उसका इंडेक्स नंबर दूंगा, ऑर्डर नंबर दूंगा। उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है। मुझे पता है इंडेक्स 0 के ऊपर क्या है, कौन सा एलिमेंट स्टोर हुआ हुआ है? एप्पल स्टोर हुआ हुआ है, तो लिस्ट का एप्पल एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। आप ये देखिए, नाम एक ही है, फ्रूट ही नाम है। एक ही वेरिएबल से मैं इन 3 डेटा आइटम्स को एक्सेस कर रहा हूं, प्रोसेस कर रहा हूं अपने डेटा को। कितनी रीडेबिलिटी आसान हो गई, मेंटेनेबिलिटी कितनी आसान हो गई। अगर मैं ये लिस्ट यूज नहीं करता तो इसका मतलब है मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ते? मुझे 3 वेरिएबल बनाने पड़ते। एक वेरिएबल एक बनाना पड़ता एप्पल को स्टोर करने के लिए, मैं V1 बनाता, लेट से एप्पल। फिर मैं V2 बनाता, क्या बनाता जनाब? मैं बनाता बनाना। फिर मैं बनाता जनाब V3 बनाता, उसके लिए मैं लिखता चेरी। अभी और भी अगर फ्रूट्स मेरे पास हैं, पूरी लिस्ट है फ्रूट्स की, तो वो सारे वेरिएबल एक एक करके, तो ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्या हो जाती? प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती और बहुत मुश्किल हो जाता है इस प्रोग्राम को मेंटेन करना। तो इस तरह से हम आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू भी, लिस्ट के, यानी कि इसमें हम लिखते हैं एक्सेस लिस्ट आइटम्स, ठीक है, यूजिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। हम किसी भी आइटम को इंडिविजुअली लिस्ट के एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर, उसका जो इंडेक्स नंबर होगा उसको यूज करते हुए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जी हम रेंज ऑफ इंडेक्सेस से कैसे इसको एक्सेस करेंगे। तो रेंज ऑफ आइटम्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में इंडेक्सेस के थ्रू। कैसे एक्सेस करेंगे? लेट से मेरे पास ये जो लिस्ट है, इसको मैं यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ ये लिस्ट को। अच्छा, इसमें मैं 2 आइटम्स और ऐड कर रहा हूँ लिस्ट में। लेट से मैंने कहा कि जी ग्रेप्स भी आ गए, और एक आइटम और मैंने बनाना भी ऐड कर दिया। अब देखें, ये बनाना 2 टाइम्स ऐड हो गया लिस्ट में, एक यहाँ पे भी ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो गया। इसका मतलब है कि लिस्ट, हमने पढ़ा था लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि लिस्ट जो है अलाउ करते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, तो हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं, लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको प्रिंट कराना है, इसकी रेंज को, रेंज ऑफ इंडेक्सेस को देखें कैसे एक्सेस करते हैं, कि इसी को हम स्लाइसिंग भी कहते हैं। इसको एक्सेस लिस्ट आइटम्स यूजिंग रेंज ऑफ इंडेक्सेस आल्सो कॉल्ड लिस्ट स्लाइसिंग, यानी कि ये हमें स्लाइस करके एक लिस्ट दे देगा। हम कैसे करते हैं देखें, हमने फ्रूट की एक लिस्ट ली, लेफ्ट ले मैं एक और इससे लिस्ट 2 बना रहा हूँ, एक लिस्ट 2 स्लाइस लिस्ट बना रहा हूँ, इसको कहते हैं स्लाइस। लेट्स, इसको मैं नाम देता हूँ स्लाइस लिस्ट का। मैं फ्रूट से बनाऊंगा, मैं फ्रूट में से मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि 0 1 से वो स्टार्ट करे स्लाइस करना, 0 1 2 3 तक वो स्लाइस करे, ठीक है। तो कैसे करेगा? 1 से स्टार्ट करे 3 तक। अच्छा, जो लास्ट आइटम होता है 3, वो इंक्लूडेड नहीं होता, यानी कि -1 करते हैं उसमें से, यानी 0 1 2 3, 0 1, ये 0 पे इंडेक्स है 1, यानी यहां से स्टार्ट करेगा स्लाइस करना 2 और 3 तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आएगा, जो आउटपुट आएगा हमारे पास क्या आएगा, इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करें अब आप स्लाइस लिस्ट को। तो आपके पास आउटपुट क्या आया, स्लाइस लिस्ट क्या आई आपके पास? आई बनाना एंड चेरी, यानी कि आपने स्टार्ट किया कहां से, बल्कि पहले इसको आप कमेंट आउट कर लें ताकि आपके पास यही आपको नजर आए, स्लाइस लिस्ट। तो हमारे पास क्या आया, बनाना एंड चेरी। आपने स्टार्ट किया कहां से, आपने क्या लिखा? आपने कहा कि ये जो भी लिस्ट है फ्रूट, इसको स्लाइस करो। कैसे स्लाइस करो? 0 1, यानी कि 1 से स्टार्ट हो जाओ, आइटम्स को पिक करना। कहां तक पिक करना है? 1 के बाद 2 3 जो है लास्ट आइटम जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, जो भी लास्ट आइटम यहां पे लिखा जाएगा वो इंक्लूडेड नहीं होता, तो उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 0 1 2 3, इसका मतलब है ग्रेप्स इंक्लूडेड नहीं होगा, और ये 3 यानी बनाना, यानी 1 और 3, 1 और 2 ये शामिल हो जाएगा, और ये इस तरीके से हमारे पास प्रिंट हुआ बनाना एंड चेरी, और ये 0 बेस इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि जनाब लेट से अगर मुझे ग्रेप्स को भी इंक्लूड करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें इंडेक्स नंबर को इंक्रीज करूंगा, लास्ट को मैं कहां चले जाऊंगा, 4 पे। तो अब क्या हो गया, 0 1 2 3 4 बनाना है, तो बनाना जो लास्ट आइटम है वो 4 पे आ रहा है, तो 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो मेरे पास बनाना चेरी और ग्रेप्स आ जाएगा। तो फिर दोबारा से प्रिंट करते हैं, आप देखें क्या आया, अब मेरा पास बनाना चेरी एंड ग्रेप्स आ गया, ठीक है। तो ये है इसका मेथड स्लाइस करने का लिस्ट को, या रेंज ऑफ इंडेक्सेस से एक न्यू लिस्ट क्रिएट करने का। इस तरह भी आप
आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं स्लाइस करके, ठीक है। इसके अलावा देखें बनाना 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं 2 दफा बनाना को राइट कर सकता हूं लिस्ट के अंदर। हमने पढ़ा था लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि ये डुप्लीकेट आइटम्स को अलाउ करता है। अच्छा, अब आप दूसरी चीज ये देखें कि हम इसको ऑर्डर में पिक कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे नंबर्स दे रहे हैं, इनके इंडेक्स नंबर्स दे रहे हैं। लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए तो हम ये इंडेक्सिंग दे रहे हैं। तो इंडेक्सेस दे क्यों रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्डर्ड हैं, ठीक है, एक ऑर्डर इसमें मेंटेन हो रहा है। फिर हम चलते हैं कि जी बनाना ये हमें डुप्लीकेट अलाउ करता है, बिल्कुल डुप्लीकेट अलाउ करता है, आपने देख लिया बनाना अलाउ हो गया। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि भाई लिस्ट जो है वो आइटम्स उसके चेंज भी हो सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा फ्रूट्स, अब मैं इसमें एक आइटम ऐड करता हूं फ्रूट डॉट अपेंड। अपेंड का मेथड क्या करता है? जो भी लिस्ट के लास्ट आइटम होगा वहां पर एक एलिमेंट को ऐड कर देगा। तो ये क्या हो रहा है? लिस्ट का साइज चेंज हो रहा है, लिस्ट ग्रो कर रही है, लिस्ट डायनेमिकली ग्रो कर रही है, ठीक है, स्टैटिकली नहीं, डायनेमिकली ग्रो कर रही है। मैंने लिखा फ्रेंड्स फ्रूट्स अपेंड, और अपेंड क्या करेगा? लास्ट में लिस्ट के सबसे लास्ट में जाके आइटम को ऐड कर देगा, ठीक है। अब मैंने इसमें एक आइटम लिखा जनाब ऑरेंज, ठीक है। तो अब जब मैं लिस्ट को प्रिंट कराता हूं, अब देखते हैं कि ये लिस्ट क्या प्रिंट हो रही है। अब इसमें एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, बनाना और लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा? ऑरेंज ऐड हो जाएगा। प्रिंट कराएं, देखें ये हुआ एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, बनाना और लास्ट में ऑरेंज ऐड हो गया। अच्छा, लिस्ट की लेंथ भी निकाल सकते हैं आप। लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए क्या होता है? लेंथ के लिए हम क्या करते हैं? लेंथ का मेथड यूज करते हैं, जिससे पता चलता है लिस्ट की लेंथ है कितनी, कितने आइटम्स ऐड है इसमें। लिस्ट डॉट लेंथ, प्रिंट सॉरी अब आप प्रिंट करें, हमारे पास लिस्ट की लेंथ क्या प्रिंट हुई? 6 प्रिंट हुई। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं लेंथ का मेथड यूज करके। अच्छा, इसी तरीके से आप लिस्ट में जैसे अपेंड आपने किया तो लास्ट में अपेंड हुआ बिल्कुल आखिर में। अगर आप लिस्ट में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, क्योंकि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसमें ऑर्डरिंग है, इंडेक्सिंग है हुई भी, तो इसमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा? उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं इंसर्ट का। तो हम क्या यूज करेंगे? इंसर्ट का मेथड फ्रूट्स इसको यहीं रहने दें, लेंथ और फ्रूट्स। अब हम करते हैं इंसर्ट एलिमेंट। कैसे करेंगे? फ्रूट्स डॉट इंसर्ट का मेथड यूज करेंगे और उसमें सबसे पहले देंगे पोजीशन नंबर, जहां पे हमें वो एलिमेंट डेटा एलिमेंट ऐड करना है। लेट से मैं पोजीशन नंबर 1 पे ऐड करना चाहता हूं। अब मैंने ऐड क्या किया एलिमेंट? मैंने कहा कि यहां पे ऐड हो जाए एप्रिकॉट, ठीक है, ये एप्रिकॉट मैंने ऐड कर दिया इस पे। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि मेरे पास पहले 6 एलिमेंट्स थे, 6 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6। तो पोजीशन नंबर 1 पर मेरे पास क्या ऐड हो जाएगा? अब ये पोजीशन नंबर 1 तो ये बन रही है, 0 और 1 ये बन रही है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ बनाने की जगह क्या आ जाना चाहिए? अब एप्रिकॉट आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंसर्ट पोजीशन नंबर दी है, आइटम किस पोजीशन पे किस इंडेक्स नंबर पर जाकर ऐड होगा, ठीक है। तो अब हम इसको चलाते हैं प्रोग्राम को और प्रिंट करते हैं लिस्ट को दोबारा से, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें एप्पल, एप्रिकॉट, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज। तो यहां पोजीशन नंबर 1 पे जहां पे पहले बनाना और उससे ऑनवर्ड एलिमेंट्स थे वो सब एक पोजीशन आगे हो गए। तो लिस्ट हमारी ग्रो कर गई, डायनेमिकली ग्रो किया है इसने, ठीक है। तो ये वो चीज है कि जो मैं ये कह रहा था कि ये हीप में बनेगी और ये डायनेमिकली ग्रो करेगी। और इसमें क्या हुआ? लिस्ट का साइज भी इंक्रीज हो गया, यानी कि अब आप अगर लिस्ट का साइज प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट लेंथ फ्रूट्स, अब प्रिंट होना चाहिए 7। अब देखें क्या प्रिंट हो रहा है? 7 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि लिस्ट में आइटम्स कितने ऐड हो गए? एक आइटम ने और ऐड कर दिया। इसी तरह से आप इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं फ्रूट लिस्ट
तो यहां पर आप बता सकते हैं फर्स्ट अकरेंस, कोई भी एलिमेंट जो आप रिमूव करना चाहें उसका आप नाम बताएं कि क्या आपने ऐड करना है, उस एलिमेंट का नाम बताएंगे आप। लेट से मैं रिमूव करना चाहता हूं बनाना को, ठीक है, तो ये फर्स्ट अकरेंस जो भी बनाना की होगी उसको रिमूव कर देगा। यानी कि इस लिस्ट में अगर मैं देखूं तो बनाना की अकरेंस क्या है, जो भी फर्स्ट अकरेंस होगी उसको रिमूव करेगा, ये दूसरे वाले बनाना को रिमूव नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। जो भी पहली अकरेंस होगी बनाना की, जो भी आइटम की, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें से रिमूव करता हूं, उसके बाद दोबारा हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो जो एक बनाना का एलिमेंट था, डुप्लीकेट था ना बनाना का एलिमेंट, वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट में से। तो अब देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक जो बनाना का एलिमेंट था पहला वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आइटम जो है लिस्ट में ऐड होते हैं। अपेंड का मतलब है लास्ट में आइटम ऐड होगा, रिमूव का मतलब है और आइटम का नाम देंगे तो वो आइटम रिमूव हो जाएगा, जो फर्स्ट अकरेंस होगी वो रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से आइटम को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्रूट्स डॉट पॉप का मेथड यूज करेंगे। पॉप क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से आपके आइटम को रिमूव कर देगा। लेट से मैंने कहा कि 0 पोजीशन नंबर 0 पे एप्पल है ना, मैं 0 पोजीशन से आइटम को रिमूव करना चाहता हूं। पॉप का मेथड क्या करता है, पॉप का मतलब क्या होता है, ये लिस्ट में से आइटम को रिमूव कर देगा और उसमें पोजीशन नंबर देना होगा। ठीक है, अगर आप पोजीशन नंबर नहीं देंगे तो फिर क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। अब जैसे मैंने पोजीशन नंबर 0 दिया तो अब ये क्या करेगा, देखें, अब आप फ्रूट प्रिंट कराएं तो देखें इसने एप्पल को रिमूव कर दिया। पहले एप्पल आ रहा था, अब इसने एप्पल को रिमूव कर दिया। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि फिर फ्रूट्स डॉट पॉप को यूज करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं लिस्ट को। अब देखते हैं क्या हमारा बिहेवियर होता है लिस्ट का। अब हमने कोई पोजीशन नंबर नहीं दी, अब देखते हैं क्या होता है। तो देखें अब इसने क्या किया, अब इसने ऑरेंज को रिमूव कर दिया। ठीक है, पहले क्या किया था, जब मैंने पोजीशन नंबर 0 दिया था तो इसने उस एप्पल को रिमूव किया था पोजीशन पे से, लेकिन अब क्या किया, जब मैं कोई पोजीशन नंबर नहीं दूंगा तो फिर ये लिस्ट के एंड में से सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तरीकेकार है लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने का, उनको निकालने का, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करने। ठीक है, ये सारे वो तरीके हैं जिससे हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स को, डेटा एलिमेंट्स को लेके उन पर डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर मैं इन वेरिएबल्स को, इन डेटा एलिमेंट्स को इंडिविजुअल वेरिएबल्स में लेता, एप्पल के लिए अलग वेरिएबल लेता, एप्रिकॉट के लिए अलग लेता, बनाना के लिए अलग लेता, तो क्या मैं इस तरह की एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग कर सकता था? नहीं कर सकता था ना। ये सिर्फ लिस्ट ने पॉसिबल बनाया कि मुझे डायनेमिकली लिस्ट में ग्रो भी कर पा रहा हूं और उसको श्रिंक भी कर पा रहा हूं। तो ये फायदा होता है डेटा स्ट्रक्चर का। अच्छा, हम इसके अलावा जो है वो डिलीट के मेथड को भी यूज कर सकते हैं। डेल के मेथड को, डेल के मेथड को यूज करते हुए हम सिंगल एलिमेंट भी रिमूव कर सकते हैं कंप्लीट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आइटम्स को क्लियर कैसे कर सकते हैं। जैसे फ्रूट की लिस्ट थी, फ्रूट्स डॉट क्लियर मैंने लिखा, तो ये क्या करेगा, लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। सारे आइटम्स जो भी डेटा एलिमेंट्स हमने इसमें ऐड किए थे, ये चेरी, बनाना, पॉप वगैरह जितने भी हैं, ये सारे आइटम आपके जो हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यानी कि कैसे, अगर मैं लेट से अभी मैं इसको लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अभी मेरे पास प्रिंट हो रहा है, जो लास्ट में मेरे पास प्रिंट हो रहा है वो एप्रिकॉट, चेरी, ग्रेप्स और बनाना प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कहता हूं कि फ्रूट लिस्ट डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, तमाम आइटम्स को क्लियर कर देगा। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूं लिस्ट को तो मेरे पास एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बाकी रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी। जैसे कि ये अब ये देखें, एप्रिकॉट, चेरी, बनाना लास्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद ये पॉप करने के बाद अब मेरे पास जब मैंने फ्रूट डॉट क्लियर किया तो उसने तमाम एलिमेंट्स जो भी रिमेनिंग थे उन सबको रिमूव कर दिया। अब सिर्फ मेरे पास क्या बची, एम्प्टी लिस्ट बची। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूं कि पूरी लिस्ट को डिलीट करना तो मैं पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकता हूं, और मैं चाहता हूं किसी एक स्पेसिफिक पूरी लिस्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, यानी कि वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मैं लिखता हूं डेल का मेथड और आगे लिस्ट का नाम। ये क्या करता है, ये पूरी लिस्ट को रैम में से भी खत्म कर देता है। अब आप इसके बाद अगर आप प्रिंट कराएंगे लिस्ट को तो आपके पास एरर आएगा, ये कहेगा कि मैं लिस्ट नाम के किसी वेरिएबल को जानता तक नहीं हूं। ठीक है, आप देखिए एरर आ गया आपके पास। एरर क्या है, नेम एरर, नेम फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने डेल कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इसने रैम से भी क्लियर कर दिया, उसको बिल्कुल अनडिफाइन कर दिया, तो इसलिए आपके पास ये एरर आया। तो डेल के मेथड से आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर कोई इंडेक्स नंबर नहीं देते, खाली नाम देते हैं लिस्ट का, तो वो कंप्लीट लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। अदरवाइज अगर आप एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, लेट से
तो वो सिंगल एलिमेंट को भी रिमूव कर सकता है। मैं अगर इसको इस वक्त इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ क्लियर को, और इसको भी कमेंट आउट करते हैं और पहले प्रिंट कराते हैं लिस्ट में अभी हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। आपको लिस्ट में प्रिंट हो जाए जो जो लेटेस्ट प्रिंट हो रहा है वो एप्रिकॉट, चेरी, ग्रेप्स और बनाना हो रहा है। अब अगर मैं देता हूं रिमूव करने के लिए लिस्ट में से डेल के मेथड को यूज करता हूं, डेल फ्रूट्स, और उसमें एलिमेंट का नंबर दे देता हूं 0 लेट से, और उसके बाद प्रिंट करता हूं फ्रूट को। तो अब इसका मतलब है जो लास्ट मेरे पास अपडेटेड लिस्ट थी उसमें से एप्रिकॉट आ रहा है जो 0 इंडेक्स पे आ रहा है, तो ये एप्रिकॉट को रिमूव कर देगा। कैसे? देखें एप्रिकॉट रिमूव हो गया। अब मेरे पास बाकी क्या बच गए रिमेनिंग? चेरी, ग्रेप्स और बनाना। तो ये हम देख रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स में का फायदा क्या है कि जब हमने एक राइट डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया, लिस्ट को यूज किया, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के हम फ्रूट्स को स्टोर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के नेम्स को, लिस्ट ऑफ नेम्स को जो कि सेम नेचर के, सेम रिलेशनशिप में हैं, उनको जब हम यूज करते हुए एक लिस्ट को लेते हुए चल रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर को, तो उस पर हम इजीली डेटा को मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं, उनको सॉर्ट कर पा रहे हैं, उनको सर्च कर पा रहे हैं, इंडेक्स से सर्च कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं। ये सारे प्रोसेस हमारे लिए आसान हो गए, प्रोग्राम की मेंटेनेबिलिटी आसान हो गई। इसी तरीके से हम इसमें लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे चेरी, ग्रेप्स और बनाना है, तो अगर मैं इस लिस्ट को इस वक्त सॉर्ट करना चाहूं तो मेथड होता है सॉर्ट का, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट। जब मैं सॉर्ट का मेथड लगाऊंगा तो ये इंडेक्सिंग ऑर्डर, ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको प्रिंट कर देगा। अब मैं फ्रूट को प्रिंट कराता हूं तो मेरे पास क्या पहले प्रिंट हो रहा था? चेरी, ग्रेप्स और बनाना। अब देखते हैं क्या लिस्ट प्रिंट होती है। अब मेरे पास प्रिंट हुआ बनाना, चेरी एंड ग्रेप्स। इसने कैरेक्टर वाइज हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। तो देखें सॉर्ट भी कर पा रहा हूं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि हम डेटा, अभी इस वक्त हम सारा स्ट्रिंग डेटा इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अगर मैं लेट से इसमें न्यूमेरिक डेटा ऐड करना चाहूं लिस्ट में, फ्रूट्स डॉट अपेंड, लास्ट में मैं न्यूमेरिक ऐड करता हूं 25, तो क्या ये मुझे ऐड करने देगा? अब मैं प्रिंट कराता हूं लिस्ट को, इंटीजर डेटा फ्रूट्स। जैसे हमने पढ़ा था लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में, लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप्स को अपेंड करने देता है, अलाउ करता है कि आप उसमें ऐड कर सकें। डुप्लीकेट्स तो हमने देख लिया। अब देखते हैं, अब देखें यहां पर ये 3 आइटम्स जो हैं, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, ये तो स्ट्रिंग आइटम्स हैं, ये तो एडिट ही हैं। इसके अलावा इंटीजर आइटम भी ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्या हम इसमें जो है वो बुलियन आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करता हूं ट्रू। क्या मैं इसमें फ्रूट्स में, क्या मैं जो है वो लिस्ट में क्या मैं फिर अपेंड करते हैं, और क्या मैं इसमें कोई फ्लोट वेरिएबल भी ऐड कर सकता हूं? 25.34 डेसिमल या 20.44, ठीक है। तो अब हम लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास 25 इंटीजर पहले प्रिंट था, वो भी अपेंड हो गया लिस्ट में, इसी लिस्ट में। फिर ट्रू बुलियन वैल्यू थी वो भी अपेंड हो गई, इसमें लिस्ट में आ गई, ऐड हो गई। फिर 20.44 जो फ्लोट वैल्यू थी वो भी ऐड हो गई। तो लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को आप ऐड कर सकते हैं और उसको डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा फायदा है। अच्छा, एक चीज और होती है कि क्या हमारे पास, क्या हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं? लिस्ट को कैसे हम ग्रो करा सकते हैं, एक्सटेंड और किस तरीके से किया जा सकता है? तो उसके लिए एक्सटेंड का मेथड यूज होता है। सपोज करें मेरे पास एक लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, वो है उसमें मैंने लिया हुआ है लिस्ट 2 के अंदर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गैमा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने लिया लिस्ट 02 के अंदर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं फ्रूट्स की लिस्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, ग्रो कर जाए, और उसके अंदर क्या दूसरी लिस्ट ऐड हो जाए, उसके अंदर लिस्ट 02 ऐड हो जाए, ठीक है। तो अब देखें मेरे पास फ्रूट्स की लिस्ट जो होगी, अगर मैं आप प्रिंट कराता हूं फ्रूट्स की लिस्ट को, तो क्या होगा कि ये वाली लिस्ट जो लिस्ट 02 है, ये फ्रूट्स की लिस्ट में यहां पर एंड में आके अपेंड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और इसका साइज ग्रो कर जाएगा। तो कैसे होगी एक्सटेंड? अब आप फिर दोबारा से फ्रूट को प्रिंट करा लेते हैं। देखें बनाना, चेरी, ग्रेप्स 22, ये जो हमारे पास जो डेटा टाइप्स थी वो यहां तक तो हमारे पास पहले ही थी लिस्ट मेंटेन हुई हुई। अब मैंने उसके अंदर अल्फा, बीटा और गैमा जो न्यू लिस्ट बनाई थी उसको भी मैंने एक्सटेंड के मेथड को यूज करते हुए, फंक्शन को यूज करते हुए उस लिस्ट के मैंने उसको मजीद ग्रो करवा लिया। तो ये ब्यूटी है डेटा स्ट्रक्चर की, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की, कि रन टाइम पर आप डेटा को ग्रो करवा सकते हैं।
और उसको श्रिंक करा सकते हैं। ये जो लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है ये कहां पर बना हुआ होगा? मेमोरी के अंदर, हीप एरिया के अंदर, स्टैक में नहीं होगा। स्टैक में फिक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं, प्रिमिटिव्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज हो गई हमारे पास। अब हमने आगे चलना है और हम ये देखते हैं कि जनाब ये हमने एक्सटेंड भी करवा लिया लिस्ट को, हमने सॉर्ट भी करवा लिया लिस्ट को, हमने ऐड भी कर लिया, अपेंड भी कर लिया, रिमूव भी कर लिया एलिमेंट्स को, ये सारे काम हमने कर लिए। ठीक है, तो ये सारे काम हमने लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर्स पे परफॉर्म कर लिए, इवन क्लियर भी कर लिया और उसको डिलीट भी कर लिया। ये सारे काम हमने इसमें लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर में कर लिए। तो यहां पर हमारा जो लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक था और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक था वो एक समझ लें कि एक उसका हमने एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक को भी लेते हुए चलेंगे। और डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, अब आपके पास टाइम टू टाइम आते रहेंगे। कभी हम स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर को भी कर रहे होंगे, कभी क्यू को भी कर रहे होंगे। ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा लेक्चर्स के अंदर कि ये कैसे बनेंगी, पाइथन में आप इनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ट्रीज को कैसे बनाएंगे, ग्राफ्स को कैसे बनाएंगे, ये सारे काम आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर जो आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम लिस्ट की एप्लीकेशंस देखेंगे कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स को हम क्यों यूज करते हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जनाब? दो बड़ी कैटेगरी के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। नंबर वन कौन सा है? एक हमारे पास कहलाते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो होते हैं हमारे पास वो इंटीजर, बूलियन, कैरेक्टर, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन ने बना के दिए हैं। फिर इन प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही हम नए डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिनको हम लीनियर और नॉन लीनियर में फर्दर डिवाइड करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक में आपके पास लिंक लिस्ट या लिस्ट आती है, स्टैक आते हैं, क्यूज आते हैं। नॉन लीनियर के अंदर आपके पास ट्री और ग्राफ आते हैं। लीनियर में आपके पास स्टैटिक, डायनेमिक, स्टैटिक में एरे होती हैं जो फिक्स साइज्ड होती हैं, जो प्रिमिटिव्स भी कहलाते हैं, वो चेंज नहीं होता उनका साइज ड्यूरिंग द प्रोग्राम लाइफ। लेकिन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स का जो साइज है वो ग्रो कर सकता है, श्रिंक भी हो सकता है रन टाइम के ऊपर। सिमिलरली ट्रीज और ग्राफ्स का भी साइज इंक्रीज डिक्रीज रन टाइम पर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी डायनेमिक ही है। ठीक, तो हमने ये डेटा स्ट्रक्चर कवर किए पाइथन में। आज हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को देखा, उसकी इंप्लीमेंटेशन को देखा, जिसमें हमने ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिस्ट की देखी। लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है, डेटा टाइप्स का होता है, चेंजेबल होता है, इसमें चेंज कर सकते हैं आप एलिमेंट्स को, यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। एक पोजीशन के ऊपर कोई एलिमेंट था तो उसकी जगह पर मैंने दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर लिया। अपेंड कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। हमने मल्टीपल डुप्लीकेट बनाना को 2 दफा ऐड करके देखा लिस्ट के अंदर। इसके अलावा हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स के आइटम्स को इसके अंदर हमने जो है वो ऐड करके देखा कि भाई हम मल्टीपल डेटा टाइप्स के आइटम्स को भी ऐड कर सकते हैं, फ्लोट को भी कर सकते हैं, बूलियन को भी कर सकते हैं, इंटीजर को भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, एक ही लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सब हमने काम करके देखे। ठीक है, तो ये है इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम नेस्टेड लिस्ट को भी देखेंगे और हम जो है लूपिंग स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमारे ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब के चैनल पर टेकवर्स 51 के चैनल पर भी आप क्वेश्चन लिखकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। तो बाकी ये वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।